हमारे इस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट, बैक्टीरिया ही की नहीं बल्कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस पेपर में आती है या आपको बतानी होती है, तो इम्पोर्टेंस बताने का मतलब होता है कि आपको उसके दोनों फैक्टर्स बताने हैं, दोनों एस्पेक्ट्स बताने हैं, यानी उसके यूजफुल एस्पेक्ट्स भी और उसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी। तो दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, तब जाकर ये इंपॉर्टेंस में होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस सिर्फ यूजफुल को नहीं, हार्मफुल के एतबार से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है इंपॉर्टेंस। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस केस में हम सबसे पहले यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है, यानी वो बैक्टीरिया जो कि कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। इन यूजफुल बैक्टीरिया में सबसे पहले बैक्टीरिया की कैटेगरी है फूड बैक्टीरिया। फूड बैक्टीरिया। अब सवाल ये होता है कि फूड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का फूड से क्या ताल्लुक है? बैक्टीरिया कोई फूड के तौर पे तो हम यूज नहीं करते। एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, और इस फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलता है? आपको उसमें चीज मिलता है, योगर्ट मिलता है, यानी आपको योगर्ट मिलेगा, दही, आपको चीज यहाँ पे मिलती है, ठीक है, और विनीगर मिलता है आपको, विनीगर आपको ये मिलता है, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं, ये विदाउट फर्मेंटेशन नहीं बन सकती, मतलब ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। फर्मेंटेशन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बायो एनर्जेटिक्स में डिटेल से टॉपिक, तो ये उसी फर्मेंटेशन की बात हो रही है। तो ये फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट हैं, इसके लिए हम बैक्टीरिया को ही एज ए फर्मेंटेशन ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के एतबार से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे? वो हैं आपके डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया। डीकम्पोजर बैक्टीरिया। अच्छा, डीकम्पोजर बैक्टीरिया बैक्टीरिया की एक वाहिद ऐसी एक कैटेगरी है जो यूजफुल और हार्मफुल दोनों में पड़ी जाएगी। हार्मफुल में, अब यूजफुल और हार्मफुल, यानी एक चीज यूजफुल भी है तो हार्मफुल कैसे हो सकती है, हार्मफुल है तो यूजफुल कैसे हो सकती है? जब आएगा तो हम इसको तब देखेंगे। फिलहाल हम इसके यूजफुल इफेक्ट देखते हैं। यूजफुल इफेक्ट में ये कि जितने भी देखते हैं कि लोग देखते हैं कि कोई भी एनिमल मर जाता है या प्लांट मर जाता है, तो ये क्या करते हैं कि उस डेड मटेरियल को यूज करते हैं, ठीक है, उसके डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे वो डेड मटेरियल क्या होना शुरू हो जाता है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, या फिर सल्फेट होते हैं, या फिर फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट जो है, ये क्या करते हैं? ये चीजें इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। इस तरह आपकी सॉइल पहले के मुकाबले में ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। देखें स्टूडेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का कौन से बैक्टीरिया होते हैं? द बैक्टीरिया विच एड नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, जो सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये नाइट्रेट्स था, इसकी फॉर्म में जो ना इसको ऐड कर देते हैं। इन नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हीं नाइट्रेट को यूज करके वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, फिर उस अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मामला ये है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये होते कहाँ पर हैं? ये पाए जाते हैं लिग्यूम प्लांट्स की रूट्स में, रूट्स ऑफ लिग्यूम प्लांट्स।
अच्छा स्टूडेंट, लिग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं? लिग्यूम प्लांट्स कहा जाता है प्लांट्स के ऐसे ग्रुप, मतलब जो हम लोग दाल और फली इस्तेमाल करते हैं, समझो ये वो लिग्यूम प्लांट्स हैं। उनके रूट्स में ये ऑलरेडी पाए जाते हैं, मतलब रूट्स के अंदर होते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो, जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। कंटिन्यूसली नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट इनको फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। यही वजह होती है कि लिग्यूम प्लांट्स के जो लिग्यूम फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब उनमें प्रोटीन बहुत होती है। आपने सुना कि दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसकी एग्जाम्पल है राइजोबियम। एक तो है राइजोबियम रेडिसिकोला और राइबोसियम लिग्यूमिन्यू सेरम सेरम लिग्यूमिनोसेरम, ठीक है, राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम, ये भी एक इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी है नेक्स्ट कैटेगरी जो यूजफुल बैक्टीरिया के वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ठीक है, यानी हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर हम अपने दीगर फवायद इस्तेमाल यूज यानी हासिल करते हैं। यानी नॉर्मली बैक्टीरिया से हमें वो फायदे नहीं मिलते, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम उनसे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया है इकोलाई, जिसको इस्टीरिशा कोलाई भी कहते हैं। ये इकोलाई बैक्टीरिया है। इस इकोलाई बैक्टीरिया को जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बैक्टीरिया को यूज़ करके हम लोगों ने क्या एमोक्सिसिलिन, ठीक है, एमोक्सिसिलिन आपको पता है कि एक एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा विटामिन के और विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, वो भी हम इससे बनवाते हैं। विटामिन के, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे हम इसी बैक्टीरिया से ही हासिल करते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वी यूज प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, यानी बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको एज ए वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लाज्मिड आपको पता है कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग प्लाज्मिड को पढ़ चुके हैं और आपको पता है क्या काम करता है। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसको वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर आप वो ना समझें जो इससे पहले आप मतलब फिजिक्स का एक तो वेक्टर होता है, वो तो चीज़ ही डिफरेंट है। इससे पहले वेक्टर आपने बायोलॉजी में शायद कहीं पे पढ़ा होगा कि वेक्टर हर उस चीज़ को कहते हैं जो डिजीज को कैरी करके ले जाए, मतलब इंसेक्ट्स भी वेक्टर हो सकते हैं, जर्म्स को कैरी करते हैं। इसके अलावा एयर भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कोई एनिमल भी, तो बहरहाल ये वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन इस केस में वेक्टर की मीनिंग क्या है? वेक्टर की मीनिंग होती है एक ऐसा डीएनए जिसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की हुई हो। ये है वो जीन, मिसाल के तौर पे जो किसी इंसान से, एनिमल से ली गई है, और ये बाकी पूरी जीन जो है ना ये बैक्टीरिया की डीएनए। तो ऐसे डीएनए को जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की जाए इसको वेक्टर कहते हैं। तो बैक्टीरिया हमें वेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं, और बैक्टीरिया के वेक्टर को हम यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट हासिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग ये वाली जो जीन है, ये जो जीन हमने लगाई है इसमें, ये फर्ज करें कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन लगा दें इसमें, ग्रोथ हार्मोन की जीन लगा दें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन यहाँ पर लगा दें तो इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग इस वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जिस किस्म की भी जीन हम इंसान की लगा देंगे, हम उसको वही बेनिफिट यूज़ कर ले सकते हैं, उसके बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है वो है हार्मफुल बैक्टीरिया।